नमस्कार और स्वागत है। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक पत्रकार को एक गुमनाम पेन ड्राइव मिलती है। उन्हें लगता है कि इसमें कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन वो इसे सीधे अपने कंप्यूटर में लगाने से डर रही हैं। क्या पता उसमें कोई वायरस हो, या हो सकता है कि उसे खोलते ही सारा डेटा डिलीट हो जाए। यहीं पर डिजिटल फॉरेंसिक्स की दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन असल में ये डिजिटल सुरागों को खोजने की कला है। और आज हमारी गहन चर्चा का विषय ऐसा ही एक टूल है जो हमारे उस काल्पनिक पत्रकार की मदद कर सकता है। इसका नाम है ऑटोप्सी। जी हाँ। ये एक ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक्स प्लेटफॉर्म है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बेहतरीन गाइड है जो ना सिर्फ ये बताती है कि ये टूल क्या है, बल्कि ये भी कि कोई इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इस चर्चा का मिशन साफ है, ये समझना कि ऑटोप्सी कैसे काम करता है और ये कैसे डिजिटल जांच की दुनिया को सिर्फ बड़ी बड़ी एजेंसियों के लिए ही नहीं, बल्कि हम जैसे जिज्ञासु लोगों और पत्रकारों के लिए भी सुलभ बनाता है। चलिए उस पेन ड्राइव की कहानी के साथ इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और आपके पत्रकार वाले उदाहरण से ही शुरू करते हैं। ऑटोप्सी को समझने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये असल में द स्लूथ किट नाम के एक बहुत ही पावरफुल कमांड लाइन टूल्स के ऊपर बना एक सुंदर और आसान डैशबोर्ड है। अच्छा, डैशबोर्ड जैसा? मतलब जैसे कार का डैशबोर्ड होता है? हाँ, बिल्कुल वही। सोचिए कि पर्दे के पीछे बहुत जटिल कमांड्स वाला एक शक्तिशाली इंजन काम कर रहा है, और ऑटोप्सी उसे एक कार के डैशबोर्ड जैसा बना देता है, जहां हर चीज बटन क्लिक करने से हो जाती है। तो ये जटिल काम को आसान बनाने का एक तरीका है। लेकिन बाजार में और भी तो टूल्स होंगे जिनके पास अच्छे डैशबोर्ड हैं। कोई ऑटोप्सी को ही क्यों चुने? इसकी क्या खास वजह है जो इसे हमारे पत्रकार के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार इसकी 4 मुख्य वजह हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। कई पेशेवर फॉरेंसिक टूल्स को सीखने और उनमें माहिर होने में आप मानिए महीनों लग जाते हैं, लेकिन ऑटोप्सी का डिजाइन जानबूझकर सीधा और सरल रखा गया है। यानी इस फील्ड में आने की जो एक बड़ी दीवार होती है, उसे ये टूल छोटा कर देता है। आपको शुरू करने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स? हाँ, इसका मतलब है कि ये उपयोग करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। हमारा पत्रकार इसे बिना कोई लाइसेंस फीस दिए डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। तो ये अकादमिक संस्थानों और छोटी जांच एजेंसियों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके पास महंगे सॉफ्टवेयर का बजट नहीं होता। ये सही बात है। एक मिनट, ओपन सोर्स का मतलब तो ये भी है कि कोई भी इसका कोड देख सकता है। क्या इससे सुरक्षा का कोई खतरा नहीं होता? मतलब क्या कोई हैकर इसके कोड में कोई कमजोरी ढूंढकर उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये एक आम चिंता है, लेकिन ओपन सोर्स मॉडल में असल में इसका उल्टा असर होता है। अच्छा। क्योंकि हजारों डेवलपर और सुरक्षा विशेषज्ञ इसके कोड को लगातार देख रहे होते हैं, कोई भी कमजोरी जल्दी पकड़ में आ जाती है और उसे ठीक कर दिया जाता है। ये एक बंद दरवाजे वाले सॉफ्टवेयर से ज्यादा पारदर्शी और अक्सर ज्यादा सुरक्षित होता है। ये तो एक दिलचस्प पहलू है। पारदर्शिता से सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है, तीसरा फायदा क्या है? तीसरा है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी ये बहुमुखी है। ये सिर्फ विंडोज ही नहीं, बल्कि मैक और लिनक्स के फाइल सिस्टम को भी समझ सकता है। इसके अलावा इसमें पहले से बने हुए कई मॉड्यूल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे ईमेल को खोलकर उसके हिस्सों को अलग करना, वेब हिस्ट्री निकालना या रजिस्ट्री का विश्लेषण करना। रजिस्ट्री विश्लेषण, ये क्या होता है? इसे आप कंप्यूटर की छिपी हुई लॉगबुक समझिए। विंडोज रजिस्ट्री ये रिकॉर्ड रखती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल हुआ, कौन सी यूएसबी ड्राइव कब लगाई गई और सिस्टम में क्या-क्या बदलाव हुए। ओहो, तो यहाँ से बहुत जरूरी सुराग मिल सकते हैं। बिल्कुल। और चौथा फायदा है इसकी बड़ी और सक्रिय कम्युनिटी। क्योंकि ये ओपन सोर्स है, दुनिया भर के लोग इसके विकास में मदद करते हैं, और अगर किसी को कोई समस्या आती है तो ऑनलाइन फोरम पर मदद के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है। तो हमारे पत्रकार के लिए ये एकदम सही टूल लगता है। मुफ्त, इस्तेमाल में आसान, शक्तिशाली, और अगर वो कहीं फंस जाए तो मदद के लिए एक पूरा समुदाय भी है। तो ठीक है, पत्रकार ने ऑटोप्सी को चुन लिया। अब वो उस रहस्यमय पेन ड्राइव की जांच कैसे शुरू करेगा? पहला कदम क्या होगा? इसकी प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है और स्रोत इसे 5 सरल चरणों में समझाता है। पहला चरण है इंस्टॉलेशन। सबसे पहले ऑटोप्सी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा।
डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलर को एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारों के साथ चलाना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में बहुत गहराई तक पहुंच बना रहा है? हाँ, और ये जरूरी भी है, क्योंकि फोरेंसिक विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर को हार्ड ड्राइव के उन हिस्सों को भी पढ़ने की जरूरत होती है जहां आम प्रोग्राम नहीं पहुंच सकते। जैसे कि डिलीट की गई फाइलों की जगह। बिल्कुल, इसीलिए उसे ये विशेष अधिकार चाहिए होते हैं। साथ ही ऑटोप्सी जावा पर चलता है, तो ये पक्का करना होगा कि सिस्टम में जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया। अब क्या? पत्रकार प्रोग्राम खोलता है और सामने क्या दिखता है? अब आता है दूसरा चरण, एक नया केस बनाना। प्रोग्राम खोलने पर सबसे पहले क्रिएट न्यू केस का विकल्प चुनना होता है। इसे ऐसे समझिए कि आप हर जांच के लिए एक अलग डिजिटल फाइल बना रहे हैं, ताकि एक केस के सबूत दूसरे से न मिलें। सही कहा। यहाँ केस का नाम, जैसे गुमनाम पेन ड्राइव केस, उसका विवरण, जांचकर्ता का नाम जैसी जानकारी डालनी होती है। ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह से हमारी जांच का डिजिटल कंटेनर या फोल्डर बन गया। अब इस खाली कंटेनर में सबूत यानी उस पेन ड्राइव का डेटा कैसे डालेंगे? ये हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, डेटा सोर्स जोड़ना। केस बन जाने के बाद ऐड डेटा सोर्स का बटन दबाना होता है। यहाँ ऑटोप्सी पूछता है कि आप किस चीज का विश्लेषण करना चाहते हैं। ये एक डिस्क इमेज हो सकती है? डिस्क इमेज मतलब हार्ड ड्राइव की एक हूबहू कॉपी। हाँ, ताकि असली सबूत से कोई छेड़छाड़ ना हो। हमारे पत्रकार के मामले में वो पेन ड्राइव की एक डिस्क इमेज बनाकर उसे जोड़ेगा। ठीक है, और डेटा सोर्स जोड़ने के बाद क्या होता है? डेटा सोर्स चुनने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प कदम आता है, इंजेस्ट मॉड्यूल्स को कॉन्फ़िगर करना। रुकिए, इंजेस्ट मॉड्यूल्स, ये सुनने में बहुत तकनीकी लग रहा है। ये क्या भला है? क्या यहीं पे सारा जादू होता है? आप इसे जादू कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये छोटे छोटे विशेषज्ञ जासूसों की एक टीम है। अच्छा, जैसे ही आप डेटा सोर्स जोड़ते हैं, ये मॉड्यूल उस डेटा पर काम करना शुरू कर देते हैं। एक मॉड्यूल का काम है सभी फाइलों के प्रकार की पहचान करना। ये एक तस्वीर है, एक वीडियो है या एक पीडीएफ। दूसरा मॉड्यूल सभी ईमेल को खोजकर उन्हें भेजने वाले, पाने वाले, विषय और अटैचमेंट्स में तोड़ देता है। एक और विशेषज्ञ मॉड्यूल है जो हैश लुकअप करता है। हैश लुकअप, ये क्या है? डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसा कुछ? बिल्कुल सही। हर फाइल का एक यूनिक कोड होता है जिसे हैश कहते हैं। ये मॉड्यूल हर फाइल के हैश की तुलना ज्ञात वायरस, मैलवेयर या अवैध सामग्री के एक बड़ी डेटाबेस से करता है। वाओ! अगर कोई मैच मिलता है तो ये तुरंत उस फाइल पर एक लाल झंडा लगा देता है। ये हजारों फाइलों में से संदिग्ध फाइलों को सेकंडों में ढूंढ निकालने का एक बेहद तेज तरीका है। तो ये मॉड्यूल बैकग्राउंड में अपना काम करके हमारे पत्रकार के लिए डेटा को व्यवस्थित और छान कर रख देते हैं। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब डेटा लोड हो गया और इन जासूसों ने अपना काम कर लिया, तब पत्रकार को अपनी स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है? क्या ये कोड और नंबरों का एक डरावना समंदर होता है, या ऑटोप्सी इसे एक आम इंसान के लिए समझने लायक बनाता है? यह है चौथा और सबसे मुख्य चरण, डेटा का विश्लेषण करना। और इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल डरावना नहीं होता। ऑटोप्सी का इंटरफेस बहुत सहज है। बाईं ओर एक डायरेक्टरी ट्री होता है, ठीक वैसा ही जैसा हम अपने कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर में देखते हैं। ठीक है, लेकिन असली शक्ति इसके विशेष व्यूज में है, जैसे कि टाइमलाइन व्यू। टाइमलाइन व्यू? हाँ, ये आपको एक कैलेंडर पर दिखाता है कि किस तारीख और समय पर कौन सी फाइलें बनाई गईं, खोली गईं या बदली गईं। यह किसी घटना के क्रम को समझने के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे एक केस याद है, एक संदिग्ध ने दावा किया कि जब एक धोखाधड़ी वाला ईमेल भेजा गया था, तब वो शहर से बाहर था। अच्छा। लेकिन टाइमलाइन व्यू ने दिखाया कि ईमेल भेजे जाने से कुछ मिनट पहले ही उसके कंप्यूटर पर एक दस्तावेज बनाया गया था। उस दस्तावेज के मेटाडेटा ने उसे उसके ऑफिस में ही स्थित कर दिया। टाइमलाइन ने पूरी कहानी ही बदल दी। कमाल है, ये तो समय में पीछे जाके देखने जैसा है। हाँ, और ऑटोप्सी वेब हिस्ट्री, डाउनलोड की गई फाइलें और दस्तावेजों जैसे सामान्य डिजिटल आर्टिफैक्ट्स को स्वचालित रूप से पहचानकर इंटरेस्टिंग आइटम्स जैसे सेक्शन में अलग से दिखा देता है। तो मेहनत काफी कम हो जाती है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये डिलीट की गई फाइलों को खोजने और उन्हें वापस लाने के लिए भी टूल्स देता है। तो मतलब जो फाइलें पत्रकार को पेन ड्राइव में दिख भी नहीं रही, वो भी सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण सबूत जानबूझकर डिलीट किए जाते हैं। ऑटोप्सी उन डिलीट किए गए टुकड़ों को ढूंढकर वापस जोड़ सकता है। ये किसी की कहानी के खोए हुए पन्नों को ढूंढने जैसा है। ये तो वाकई किसी भी जांच का रुख बदल सकता है। तो मान लीजिए हमारे पत्रकार को कुछ डिलीट की गई ईमेल और एक संदिग्ध पीडीएफ मिल गई है।
अब वो इन नतीजों को अपने एडिटर को कैसे पेश करेगी? यहीं पर पांचवा और अंतिम चरण आता है, रिपोर्टिंग। किसी भी फोरेंसिक जांच का अंतिम उत्पाद एक रिपोर्ट होती है। विश्लेषण पूरा होने पर जनरेट रिपोर्ट विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। ऑटोप्सी HTML, PDF और Excel जैसे कई फॉर्मेट्स में एक विस्तृत और प्रोफेशनल रिपोर्ट बना सकता है। और क्या हम चुन सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या शामिल करना है? हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात है। पत्रकार सिर्फ उन ईमेल और PDF को चुन सकती है जो महत्वपूर्ण हैं, और रिपोर्ट में केवल वही सबूत शामिल होंगे। ये पूरी जांच को एक समझने योग्य प्रारूप में समेट देता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत तार्किक और शक्तिशाली लगती है, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है जो ये पहली बार कर रहा हो। अगर कोई श्रोता इसे आजमाना चाहता है तो उनके लिए सुरक्षित शुरुआत करने की क्या सलाह होगी? स्रोत में 3 बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, छोटी शुरुआत करें। सीधे किसी 1 TB की हार्ड ड्राइव का विश्लेषण करने की कोशिश ना करें। किसी छोटी पेन ड्राइव या कुछ फाइलों के एक सेट के साथ अभ्यास करें। अच्छा। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं, अपनी खुद की कोई पुरानी USB ड्राइव से शुरू करें। आपको हैरानी होगी कि आपको अपनी ही 5 साल पुरानी डिलीट की हुई फाइलें मिल सकती हैं। अरे वाह, ये तो सीखने का एक मजेदार और सुरक्षित तरीका है, अपने ही डेटा पर प्रयोग करना। दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा सुझाव है, संसाधनों का उपयोग करें। ऑटोप्सी की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है। इंटरनेट पर मुफ्त ट्यूटोरियल, YouTube वीडियो और फोरम भरे पड़े हैं। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो बहुत संभावना है कि किसी और को भी वही समस्या हुई हो और उसका समाधान ऑनलाइन मौजूद हो। और तीसरा और सबसे जरूरी सुझाव है, नियमित रूप से अभ्यास करें। किसी भी कौशल की तरह डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी अभ्यास ही आपको कुशल बनाता है। नियमित रूप से अलग अलग तरह के डेटा सेट के साथ अभ्यास करने से ही आप इसमें माहिर बन पाएंगे। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि ऑटोप्सी डिजिटल फोरेंसिक्स को लोकतांत्रिक बनाता है। ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों या बड़ी कंपनियों के लिए एक महंगा रहस्यमयी उपकरण नहीं है। ये एक शक्तिशाली, मुफ्त और उपयोगकर्ता अनुकूल टूल है जो किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति को, चाहे वो छात्र हो, पत्रकार हो या छोटा व्यवसायी, डिजिटल दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की क्षमता देता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि डिजिटल दुनिया में कुछ भी सच में गायब नहीं होता है। हर क्लिक, हर डिलीट की गई फाइल, हर भेजा गया ईमेल एक डिजिटल पदचिह्न, एक सुराग छोड़ जाता है। ऑटोप्सी जैसे उपकरण हमें उन सुरागों को पढ़ने और उनसे कहानियां बनाने की शक्ति देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे छिपी हुई या मिटाई गई जानकारी को भी सामने लाया जा सकता है। क्या खूब कहा। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये जानते हुए कि हमारे डिजिटल उपकरण, हमारे फोन और कंप्यूटर हमारी गतिविधियों का इतना विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं, वे हमारी जिंदगी की डायरी की तरह हैं। अगर किसी दिन ऑटोप्सी जैसे टूल से उनका विश्लेषण किया जाए तो वे हमारी कौन सी भूली बिसरी कहानियां या कौन से गहरे राज उजागर कर सकते हैं।